3 महीने की प्रेग्नेंट एक लड़की का 6 साल पहले ही मर्डर हो गया था। लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और सीबीआई हर कोई अपनी अपनी जांच कर चुका था, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर उस प्रेग्नेंट लड़की का मर्डर किसने किया था। फिल्म का नाम है अवने सिप्पिन कंदेथुम। 1990s के अराउंड इस कहानी की शुरुआत होती है और हम SI आनंद को देखते हैं। वो SP से मिलने के लिए आज 7 महीने बाद उनकी ऑफिस में आया था। यहीं पर 2 और लोग भी होते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आनंद वही पुलिस वाला है ना जिसने लवली माथन का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट किया था और अब सस्पेंडेड है। वो दोनों एक तरह से आनंद का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि 7 महीने पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसकी सजा आनंद आज भी भुगत रहा है। दरअसल आनंद एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा है और बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके पुलिस में भर्ती हुआ था। इंस्पेक्टर बनने के बाद आनंद बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता है। अपने सामने होते हुए जुर्म को देखकर कभी खामोश नहीं बैठता। और एक दिन पुलिस स्टेशन में माथन नाम का एक आदमी लोकल पॉलिटिशियन के साथ आता है। वो आनंद को बताता है कि मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी दूसरी बेटी लवली पास के ही एक कॉलेज में पढ़ती है। 2 दिन पहले वो कॉलेज से अपना हॉल टिकट लेने के लिए गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई है। हमने कॉलेज, फ्रेंड्स, रिश्तेदार सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन लवली का कहीं भी पता नहीं चला है। फिर बस स्टॉप के पास दुकान चलाने वाले एक आदमी ने हमें बताया कि उसने लवली को उस दिन बस से उतरकर घर जाते हुए देखा था, लेकिन लवली असल में कभी घर नहीं पहुंची। आनंद अपनी टीम के साथ तुरंत बस स्टॉप पर उस दुकान वाले के पास जाता है। वो दुकानदार उनसे कहता है कि जब लवली यहाँ से जा रही थी उस वक्त दुकान पर 2 और लड़के भी थे जो कि अक्सर मेरी दुकान पर आते रहते हैं। वो दोनों पास के ही एक घर में किराए पर रहते हैं। आनंद तुरंत उन लड़कों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आता है और उनके साथ अच्छे से पूछताछ करने लगता है। तब वो लड़के बताते हैं कि उस दिन हमने लवली का पीछा तो किया था, लेकिन उसी वक्त मछली बेचने वाला एक आदमी वहां आ गया था। उसे देखने के बाद हमने लवली को छोड़ दिया था। वो आदमी भी लवली से कह रहा था कि मैंने तुम्हारे घर पर मछली दे दी है, जल्दी जाकर खा लेना। इसके बाद हमें भी नहीं पता कि लवली के साथ क्या हुआ। फिर आनंद लवली के घर जाकर उसके कमरे की अच्छे से छानबीन करना शुरू कर देता है और पता चलता है कि लवली बहुत धार्मिक लड़की थी। नन बनना उसका सपना था। यहीं पर हम लवली की बड़ी बहन ब्लेसी को भी देखते हैं। लवली की माँ बताती है कि ब्लेसी बेंगलोर में जॉब करती है और 2 दिन पहले ही घर आई है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या लवली का कोई बॉयफ्रेंड था या फिर कोई दोस्त जिसके घर वो जा सकती है। ब्लेसी कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तब लवली की छोटी बहन बताती है कि लवली नन बनना चाहती थी, इसलिए अक्सर पास के मोनेस्ट्री में फादर थॉमस से मिलने के लिए जाया करती थी। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से आनंद को समझ में आ गया था कि शायद यह कोई मिसिंग केस नहीं है। वो पुलिस वालों से आसपास के पूरे एरिया को चेक करने के लिए कहता है और माथन से कहता है कि हमें मोनेस्ट्री चलकर पूछताछ करनी होगी। वो चर्च की तरफ जाने लगता है कि तभी गांव वाले उसका रास्ता रोक लेते हैं। दरअसल लवली का बाप माथन और चर्च का फादर थॉमस दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर फादर थॉमस की कम्युनिटी वाले लोग पुलिस वालों को चर्च में घुसने नहीं दे रहे थे। पुलिस और पब्लिक के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी वहाँ CI साइमन आकर पब्लिक को कंट्रोल करता है और आनंद को ही डांटना शुरू कर देता है कि तुम ऐसे ही चर्च के अंदर नहीं जा सकते और तुमने मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली। तभी एक कांस्टेबल आकर उन दोनों को बताता है कि पास के एक कुएं में हमें एक बोरी मिली है। ये लोग कुएं के पास जाते हैं, उस बोरी को कुएं से बाहर निकाल कर देखते हैं तो उसमें लवली की लाश होती है। उसकी लाश देखकर पूरे गांव वाले शॉक्ड हो जाते हैं। अपनी बेटी की लाश देखकर माथन भी रोने लगता है और इधर साइमन उन दोनों लड़कों को पकड़कर थाने लेकर आता है और उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद आनंद साइमन के पास आता है और कहता है कि मैंने मछली बेचने वाले उस आदमी से पूछताछ की है और मुझे पता चला है कि ये दोनों लड़के कातिल नहीं हैं। हमें चर्च में फादर मैथ्यू से पूछताछ करनी ही होगी। तब साइमन कहता है कि हो सकता है कि उसके जाने के बाद इन दोनों ने फिर से लवली का पीछा किया होगा और उसके साथ गलत काम करके उसे मार दिया होगा। वो आनंद को इस केस से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन आनंद फिर भी अपने कुछ वफादार साथियों के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। केस काफी ज्यादा हाईलाइट हो चुका था।
अगले दिन एक और सीनियर ऑफिसर साइमन के पास आता है। वो साइमन से कहता है कि केस काफी सेंसिटिव है, अगर पुलिस ने चर्च में कदम रखा तो दंगे हो सकते हैं, इसलिए ऊपर से ऑर्डर है कि इस केस को जल्दी खत्म करो, तो हम किसी को भी पकड़कर इल्जाम लगाकर केस बंद कर देंगे। थोड़ी देर बाद आनंद भी सीनियर ऑफिसर के पास आता है। आनंद उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन दिखाकर समझाने की कोशिश करता है कि लवली का मर्डर इन दोनों लड़कों ने नहीं किया है, लेकिन सीनियर ऑफिसर भी उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था और वो भी आनंद को इस केस से दूर रहने के लिए कहता है। अगले दिन साइमन और वो सीनियर ऑफिसर प्लान बनाकर स्निफिंग डॉग की हेल्प लेते हैं। उसी गांव में सहादेवन नाम का एक आदमी भी था जिसका पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन शादी के बाद से सहादेवन सब कुछ छोड़कर अभी अपनी इज्जत की जिंदगी जी रहा था। स्निफिंग डॉग उसके घर के सामने भौंकना शुरू कर देता है। वापस पुलिस स्टेशन आने के बाद सीनियर ऑफिसर आनंद को एक रजिस्टर देता है। वो आनंद से कहता है कि तुम फादर थॉमस से पूछताछ करने के लिए बेताब हो रहे हो, लेकिन इस रजिस्टर के हिसाब से जिस दिन लवली का मर्डर हुआ था उस दिन फादर चर्च में नहीं थे, वो बिशप के घर पर मीटिंग के लिए गए हुए थे। अब साइमन के साथ मिलकर वो सीनियर ऑफिसर केस की और इन्वेस्टिगेशन करता है और उन्हें पता चलता है कि लवली की लाश को जिस कपड़े से बांधा गया था वो कपड़ा सहादेवन का ही था। पुलिस वाले सहादेवन को अरेस्ट कर लेते हैं और केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट करे बिना ही सहादेवन पर सारा इल्जाम लगा दिया जाता है। वो लोग सहादेवन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उसकी जमकर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। आनंद अपने सामने यह सब कुछ होते हुए देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है और उस रात माथन गांव के एक आदमी को अपने साथ लेकर आनंद से मिलने के लिए उसके घर आता है। वो आनंद से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सहादेवन ने मेरी बेटी का कत्ल किया होगा। इसके बाद गांव का वो दूसरा आदमी भी आनंद को बताता है कि मैंने उस दिन लवली को चर्च के अंदर जाते हुए देखा था। उसकी बातें सुनने के बाद आनंद को यकीन हो जाता है कि जरूर चर्च के अंदर कुछ हुआ होगा। अगले दिन आनंद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने लवली मर्डर केस में जिस क्राइम सीन की जांच की है वो असली क्राइम सीन है। असली क्राइम सीन चर्च के अंदर हो सकता है। वो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सबसे पहले तुम चर्च के अंदर घुसने का कोई नया तरीका सोचो। इसके बाद आनंद चर्च के अंदर घुसने के लिए एक प्लान बनाता है। वो रात में एक चोर को चर्च के अंदर भेजकर चोरी करवाता है और सुबह सुबह उस चोर को पकड़कर फॉरेंसिक टीम को भी साथ लेकर चर्च पहुंच जाता है। फादर थॉमस उनसे कहता है कि चर्च में चोरी तो हुई है लेकिन मुझे कोई केस नहीं करना है। आनंद कहता है कि चोर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो केस बन चुका है, हमें बस जांच करके रिपोर्ट बनानी है। इसके बाद चोरी के केस का सहारा लेकर फॉरेंसिक वाले पूरे चर्च में जांच करते हैं। एक कमरे के अंदर से उन्हें कुछ हेयर सैंपल्स, टूटी हुई चूड़ियों के कुछ टुकड़े और टिश्यू भी मिल जाते हैं। वो लोग सारे सबूत इकट्ठा करते हैं और फिर वापस पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर आनंद एसपी से मिलने के लिए उनकी ऑफिस में जाता है। वो एसपी को अपनी फाइल देता है और कहता है कि लवली मर्डर केस को मैंने भी इन्वेस्टिगेट किया है, आप खुद इस फाइल को पढ़ने के बाद फैसला करना कि आगे मैं और इन्वेस्टिगेशन करूं या नहीं। एसपी भी उसकी फाइल देखकर हैरान हो जाता है और एसपी को भी पता चल जाता है कि लवली का मर्डर सहादेवन ने नहीं किया है और उसका मर्डर चर्च में ही हुआ था। वो आनंद को आगे के इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद आनंद लवली की बड़ी बहन ब्लेसी को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद ब्लेसी उन सबको सच्चाई बताना शुरू करती है और इसी के साथ कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि चर्च पर फादर थॉमस की बहन का बेटा डैनी उनसे मिलने के लिए आता है। डैनी थॉमस से कहता है कि मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। अगली सुबह फादर थॉमस बिशप के घर मीटिंग के लिए चले जाते हैं और तब हम चर्च के अंदर डैनी को ब्लेसी के साथ देखते हैं। काफी टाइम से दोनों का अफेयर चल रहा था और डैनी भी ब्लेसी से मिलने के लिए ही उसके गांव आया था। खैर, रोमांस करने के बाद ब्लेसी वापस अपने घर जाने के लिए जैसे ही बाहर आती है तो बाहर लवली खड़ी होती है। वो दोनों को एक साथ देखकर ब्लेसी से कहती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन मैं बस अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसके बाद लवली वापस गुस्से में घर जाने लगती है। ब्लेसी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज आप घर पर कुछ भी मत बताना,
दोनों लवली को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लवली उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी उन्हें लगता है कि जैसे कि चर्च की तरफ कोई आ रहा हो। डर के मारे डैनी लवली का मुंह दबाकर घसीटते हुए चर्च के अंदर लेकर चला जाता है और काफी देर तक मुंह दबाकर रखता है, जिससे कि दम घुटने से लवली की मौत हो जाती है। दोनों को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है। वो दोनों लवली की लाश को चर्च के अंदर ही छुपा देते हैं। ब्लेसी अपने घर वापस आ जाती है और दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। रात में ब्लेसी अपने घर से निकलती है। रास्ते में वो सहादेवन के घर से उसकी लुंगी चुराती है। फिर चर्च में आकर डैनी के साथ उस लुंगी से लवली की लाश को बांधकर एक बोरी में भरती है और फिर दोनों लाश को उस कुएं में फेंक देते हैं। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि फादर थॉमस की हेल्प से पुलिस वाले डैनी को भी अरेस्ट कर लेते हैं और अगले दिन आनंद डैनी को लेकर कोर्ट जा रहा होता है, लेकिन तभी मौका पाकर डैनी भागने लगता है। वो भागते हुए एक रेलवे क्रॉसिंग पर जाता है और सामने से आ रही ट्रेन के आगे आत्महत्या कर लेता है। डैनी की मौत केस को और भी ज्यादा हाईलाइट कर देती है। पुलिस की हिरासत से एक मुजरिम कैसे भाग गया, इसलिए आनंद और उसके साथ में 3 और कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब कहानी पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाती है और एसपी के बुलाने पर आनंद उससे मिलने के लिए ऑफिस में जाता है। तब एसपी उसे 6 साल पहले हुए एक मर्डर केस की फाइल देता है। वो आनंद से कहता है कि चेरुवली गांव में 6 साल पहले श्रीदेवी नाम की एक लड़की का मर्डर हो गया था। लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच सबने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब डिपार्टमेंट भी इस केस को बंद करना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस केस की आखिरी बार जांच करो और अगर केस सॉल्व नहीं होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर मुझे दे देना, हम ये केस बंद कर देंगे। वो आनंद को अपने साथ उन 3 कांस्टेबल्स को भी लेकर जाने के लिए कहता है जो आनंद के साथ सस्पेंड हुए थे। इसके बाद आनंद उन तीनों कांस्टेबल्स के पास आता है, उन्हें भी सब कुछ बताता है और अगले दिन वो लोग बस में बैठकर चेरुवली गांव चले जाते हैं। इधर चेरुवली गांव में उनके आने से पहले ही उनके आने की खबर पहुंच चुकी थी कि श्रीदेवी मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फिर से पुलिस वाले आ रहे हैं। गांव का सरपंच पाइलो गांव में एक पब्लिक मीटिंग रखता है और गांव वालों से कहता है कि अगर इस बार पुलिस वालों ने हम में से किसी को भी हाथ लगाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम उनके साथ किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम आनंद और उसकी टीम भी गांव में पहुंच जाते हैं। वो लोग भी गांव वालों की बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। खैर, वो लोग गांव के ही एक रिटायर कांस्टेबल रविंद्रन के पास जाते हैं। एसपी ने रविंद्रन को उनकी हेल्प करने के लिए कहा था। आनंद उससे पूछता है कि आखिर गांव के लोग पुलिस वालों पर इतना भड़के हुए क्यों हैं। तब रविंद्रन उन्हें बताता है कि अब तक जिसने भी श्रीदेवी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की है, सबने गांव वालों को बहुत टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से गांव के कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। मैं भी इन्वेस्टिगेशन टीम का साथ देता था, इसलिए गांव वाले मुझसे भी नफरत करते हैं। खैर, इसके बाद रविंद्रन उन्हें श्रीदेवी मर्डर केस के बारे में बताता है। श्रीदेवी की माँ रेवम्मा गांव के ही एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने रेवम्मा को प्रेग्नेंट करने के बाद छोड़ दिया था, जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी गांव के एक दूसरे लड़के पोडियन ने श्रीदेवी से शादी की थी। लेकिन शादी के बाद पोडियन शराब पीकर रेवम्मा को टॉर्चर करता था, इसलिए रेवम्मा ने पोडियन को डिवोर्स दे दिया और अकेले ही सिलाई का काम करके उसने अपनी बेटी श्रीदेवी को बड़ा किया था। श्रीदेवी उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। बड़ी होने के बाद गांव के कई सारे लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन श्रीदेवी की माँ को भी प्यार में धोखा मिला था, इसलिए श्रीदेवी प्यार व्यार के चक्कर से बहुत दूर रहती थी। उसे मनोरमा की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था और ज्यादातर अकेले ही रहती थी। लेकिन जब उसका मर्डर हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये जानकर सब लोग हैरान थे। जाने से पहले श्रीदेवी ने अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखा था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस गांव को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि उसका बॉयफ्रेंड कौन था। पुलिस को जिस पर भी शक हुआ सबको टॉर्चर किया गया, सबकी जांच की गई। पिल्लई, जिसके रबड़ प्लांट में श्रीदेवी की लाश मिली थी, उसकी भी जांच की गई, लेकिन फर्टिलिटी टेस्ट से पता चला कि पिल्लई बाप बनने के काबिल ही नहीं है और उसका डीएनए भी मैच नहीं कर रहा था। खैर, श्रीदेवी मर्डर केस की सारी डिटेल्स देने के बाद रविंद्रन वापस अपने घर चला जाता है। इधर सुबह सुबह आनंद अपनी टीम के साथ रेवम्मा के पास जाता है
और वो लोग रेवम्मा से श्रीदेवी की सारी मैगजीन्स ले लेते हैं जिन्हें श्रीदेवी पढ़ा करती थी। और उन मैगजीन्स को चेक करने पर एक मैगजीन के अंदर से उन्हें एक बहुत पुराना लेटर मिलता है जिस पर बम्बई का एड्रेस लिखा हुआ था और भेजने वाली लड़की का नाम लेखा था। इसके बाद आनंद लेखा के पास जाता है, जिसके बाद लेखा उन्हें बताती है कि उस टाइम पर मैं अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में रहती थी। तब हम दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके बाद मैं अपने गांव वापस आ गई हूँ। आनंद उससे पूछता है कि क्या किसी लेटर में श्रीदेवी ने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में या फिर कुछ अजीब चीजों के बारे में बताया था। काफी सोचने के बाद लेखा कहती है कि बॉयफ्रेंड तो नहीं, लेकिन एक लेटर में श्रीदेवी ने मुझसे पूछा था कि मैं हिंदी कैसे सीख सकती हूँ। जिसके बाद आनंद को समझ में आ जाता है कि शायद श्रीदेवी का बॉयफ्रेंड नॉर्थ में कहीं रहता था और इसीलिए श्रीदेवी हिंदी सीखना चाहती थी। और वो लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या उस टाइम पर इस गांव से कोई लड़का नॉर्थ में रहने के लिए गया था। वो लोग ग्राम पंचायत की ऑफिस में जाते हैं और गांव की रजिस्टर मांगते हैं, जिस पर सरपंच आनंद के साथ कोऑपरेट करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि इस गांव का कोई भी आदमी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मायूस होकर आनंद वापस आ जाता है। इसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए आनंद क्राइम ब्रांच के उस ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है जिसने कुछ साल पहले श्रीदेवी मर्डर केस की जांच की थी। वो ऑफिसर आनंद से कहता है कि मैं भी श्रीदेवी के सीक्रेट लवर को ढूंढने के लिए उस गांव के पोस्टमैन से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि श्रीदेवी मर्डर केस के कुछ दिन बाद ही पोस्टमैन का एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चला गया था। खैर, वापस आकर आनंद एक बार फिर से उस लिफाफे को एग्जामिन कर रहा होता है, तभी उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल उस लिफाफे पर भेजने वाले का एड्रेस तो बम्बई का था, लेकिन उस लेटर पर गुड़गांव पोस्ट ऑफिस का स्टैंप लगा हुआ था, मतलब कि उसे गुड़गांव से पोस्ट किया गया था। जिसके बाद आनंद एक बार फिर से लेखा के पास जाता है, उसे लिफाफा दिखाता है, जिसे देखने के बाद लेखा उनसे कहती है कि यह हैंड राइटिंग मेरी नहीं है और मैंने ये लेटर पोस्ट नहीं किया था। अब आनंद को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक नया सुराग मिल चुका था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे सरपंच के रजिस्टर की जरूरत थी। सरपंच वो रजिस्टर देने से मना कर चुका था, इसलिए आनंद उस रजिस्टर को चुराने का फैसला करता है। वो रात में चोरी करने के लिए सरपंच के घर में घुस जाता है, लेकिन जैसे ही आनंद रजिस्टर लेकर बाहर आने वाला होता है, सरपंच उसे पकड़ लेता है, लेकिन उल्टा आनंद ही उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे कोऑपरेट नहीं किया तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। सरपंच डर के मारे वो फाइल आनंद को दे देता है। घर आकर आनंद उस रजिस्टर को अच्छे से चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि श्रीदेवी के मर्डर से पहले गांव के जमींदार सदानंद का बेटा विष्णु गुड़गांव में जॉब करता था। अब वो लोग विष्णु के बारे में छानबीन करना शुरू कर देते हैं। आनंद की टीम का एक कांस्टेबल आनंद को बताता है कि सदानंद इस गांव का सबसे इज्जतदार और अमीर आदमी है। उसका बेटा विष्णु उस वक्त हरियाणा में जॉब करता था और श्रीदेवी के मर्डर से 3 महीने पहले ही एक फेस्टिवल में गांव गया था। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। इधर आगे के इन्वेस्टिगेशन में आनंद को पोस्टमैन के बारे में भी पता चल जाता है, जिसे अब होश आ चुका था। आनंद उसके घर पर उससे मिलने के लिए जाता है और पोस्टमैन को वो लिफाफा दिखाकर पूछता है कि क्या आपको याद है कि यह हैंड राइटिंग किसकी है और ये लेटर श्रीदेवी को कौन भेजता था। जिसके बाद पोस्टमैन आनंद को कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कि यह केस पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। खैर, अगले दिन आनंद सरपंच के पास आकर उसे उसकी फाइल वापस दे देता है और कहता है कि हमारी टीम केस को सॉल्व करने में नाकाम रही। कल इस केस की फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे। फॉर्मेलिटी के लिए आप भी पुलिस स्टेशन आ जाना। अगले दिन हम देखते हैं कि आनंद ने सदानंद को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया था। सदानंद अपनी गाड़ी से पुलिस स्टेशन में आता है। उन सबको एक कमरे में बंद करके आनंद उन्हें केस की डिटेल्स देना शुरू कर देता है। आनंद उनसे कहता है कि हम सब पहले एक नौजवान किलर को ढूंढ रहे थे, लेकिन असल में वो किलर एक 60 साल का आदमी है जो कि एक बेटे का बाप भी है और किलर का बेटा ही श्रीदेवी का बॉयफ्रेंड है। हमने उस लड़के से बात भी की है। इसके बाद आनंद उन सब के सामने उस लड़के की रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है जिसमें उस लड़के ने बताया था कि मैं ही श्रीदेवी का बॉयफ्रेंड हूँ। श्रीदेवी निचली जाति की थी, इसलिए मैं अपने घर पर श्रीदेवी के बारे में बताने से डरता था
और जब मैं फेस्टिवल में अपने गांव आया था तब हमारे बीच सब कुछ हुआ था। कुछ दिनों बाद एक दिन मुझे श्रीदेवी का खत मिला जिसमें उसने लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब मैंने भी श्रीदेवी को एक लेटर लिखकर बताया कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए गांव आ रहा हूँ, तुम रात में चर्च के पास मेरा इंतजार करना। जिसके बाद मैं अपने एक दोस्त के साथ गांव आया भी था। हम दोनों चर्च के पास उस रात उसका इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन रात में श्रीदेवी नहीं आई। अगले दिन हमें श्रीदेवी की मौत के बारे में पता चला। मैं वापस आकर सबको बताना चाहता था कि मैं ही श्रीदेवी का बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे समझाया कि भले ही मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाले मुझे ही फंसाएंगे, इसलिए वो मुझे लेकर वापस आ गया और मैं भी कभी हिम्मत नहीं कर पाया। इसके बाद आनंद सदानंद से कहता है कि मैंने पोस्टमैन से भी पूछताछ की है। दरअसल एक बेटे ने निचली जाति की लड़की से प्यार किया और एक बाप ने अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए उस लड़की का कत्ल कर दिया। यही हमारी फाइनल रिपोर्ट है। वो सदानंद को वापस भेज देता है क्योंकि आनंद को उसे अरेस्ट करने की परमिशन नहीं थी। खैर, आनंद एसपी को अपनी सारी रिपोर्ट दे देता है, जिसे देखने के बाद एसपी भी आनंद से कहता है कि अब चलकर उस खूनी को पकड़ लेते हैं। ये लोग कातिल को पकड़ने के लिए गांव जाने लगते हैं कि तभी ये लोग देखते हैं कि गांव वाले भागते हुए एक पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये लोग भी गांव वालों के पीछे पहाड़ी की तरफ जाते हैं, तब देखते हैं कि कातिल ने एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है और वो कातिल कोई और नहीं, रिटायर कांस्टेबल रविंद्रन होता है और उसने मरने से पहले एक लेटर भी लिखा था। दरअसल श्रीदेवी का बॉयफ्रेंड सदानंद का बेटा कृष्णा नहीं, रविंद्रन का बेटा सुदीप था। जब सुदीप के लिए श्रीदेवी के लेटर्स आते थे तब एक दिन रविंद्रन को लेटर मिल गया था और लेटर पढ़ने के बाद रविंद्रन को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद रविंद्रन हर बार जब भी सुदीप के लिए कोई लेटर आता तो उसे खोलकर पढ़ लेता था और फिर वापस सील करके पोस्टमैन को दे देता था और इस तरह से रविंद्रन को सब कुछ पता चल गया था कि दोनों भागने वाले हैं। और उस रात अपनी नाइट ड्यूटी का फायदा उठाकर रविंद्रन ने श्रीदेवी का पीछा किया था और उसी जान से मार दिया था। रविंद्रन तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता था, पोस्टमैन, और इसीलिए रविंद्रन ने ही उस पोस्टमैन को भी मारने के लिए उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। लेकिन लकीली पोस्टमैन मरा नहीं, कोमा में चला गया था। इन्वेस्टिगेशन में आनंद को भी रविंद्रन पर शक नहीं था, लेकिन उस रात जब आनंद सरपंच के घर रजिस्टर लेने के लिए गया था तब उसने सरपंच से पूछा था कि आखिर हमारे आने की खबर तुम्हें किसने दी थी। तब सरपंच ने रविंद्रन का नाम लिया था और रविंद्रन ने भी केस की डिटेल्स देते समय पोस्टमैन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और इसीलिए आनंद ने जानबूझकर रविंद्रन के सामने सदानंद को झूठा मुजरिम बनाकर सामने रखा था और उस कमरे में रिकॉर्डिंग सुनते ही रविंद्रन को समझ में आ गया था कि आनंद उसके बारे में सब कुछ जान चुका है और इसीलिए आज रविंद्रन ने पछतावे में आत्महत्या कर ली थी। खैर, एक बार फिर से आनंद और उसकी टीम के केस का मुजरिम मर चुका था, इसलिए उन्हें फिर से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर भी आनंद और उसके साथी केस सॉल्व करके खुश होते हैं और आगे कोई नया केस मिलने का इंतज़ार करते हैं, इस उम्मीद में कि उनका कल आज से बेहतर होगा। और इसी के साथ ये फिल्म भी ख़त्म हो जाती है।